प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। चूंकि यह असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल है, तो इससे जुड़े क्रमशः महत्वपूर्ण बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आप लोग बिना भगाए हुए वीडियो को देखिएगा तो पढ़ने में आनंद भी आएगा, समझने में आसानी रहेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि अभिलेख किसको कहते हैं। तो मित्रों, यह जो अभिलेख है यह राजाओं का शासनादेश होता है, उपदेश होता है, जो कि यह अपने पत्थरों, चट्टानों, स्तंभों पर लिखवा दिया करते थे। तो यह अशोक के जो अभिलेख हैं यह पूरे लगभग 40 से भी ज्यादा इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 40 से भी ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक। लेकिन हम लोगों और इन 40 अभिलेखों को, इनके जो भी जितने भी अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं, इन सभी अभिलेखों को देखिए 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। तो हम लोगों के सिलेबस में गुहालेख नहीं है, इसका अध्ययन नहीं करना है तो हम लोग नहीं करेंगे। चूंकि बस शिलालेख और स्तंभलेख यही हम लोगों के सिलेबस में दोनों है, और इसमें भी प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख है, तो हम लोग प्रमुख ही देखेंगे। 40 जितने भी हैं प्राप्त हुए, सबको देखने की क्या आवश्यकता है, प्रमुख देखेंगे। अब हम लोग बातें करते हैं इन शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख है क्या चीज। तो शिलालेख मित्रों वह है जो राजा लोग बड़े चट्टानों पर, जो बेसाल्ट इत्यादि की ठोस चट्टानें होती थी, उसी पर ही अपने उपदेशों को, आदेशों को लिखवा दिया करते थे, उसे हम शिलालेख कहते हैं। और स्तंभलेख जो पत्थरों के स्तंभ बना करके, स्तंभों को गाड़ करके उस पर अपना लेख, आदेश लिखवा दिया करते थे, उसको हम स्तंभलेख कहते हैं। और जो गुहालेख हैं, जो गुफाओं में दीवारों पर जो लिखवा दिया करते थे, उसे हम गुहालेख कहते हैं। तो खैर पढ़ना ही नहीं है। अब शिलालेख को हम लोग मित्रों, जो अशोक का प्राप्त हुआ है, इस शिलालेख को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। पहला तो है बृहद चतुर्दश शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। तो हम लोग सबसे पहले बृहद चतुर्दश का अध्ययन करेंगे, फिर इस लघु शिलालेख का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, क्या आदेश दिए हैं, क्या उपदेश दिए हैं, किस स्थानों पर है, इस सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस पर चर्चा करेंगे। फिर स्तंभलेख में भी जो बृहद 7 स्तंभलेख हैं इनको देखेंगे, फिर लघु स्तंभलेख हैं इसको देखा जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्रमशः हम लोग मित्रों अध्ययन अब करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर भी थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मित्रों है कि अशोक के अभिलेख है ना, जो अशोक है इनके अभिलेख कितने भाषाओं में मिलते हैं, 4 भाषाओं में मिलते हैं। यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला जो भाषा है वह है ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा अरमाइक, अरमाइक या फिर अरमेइक भी कहते हैं लोग, ठीक है। और जो चौथा है वह यूनानी कह लें या फिर ग्रीक कह लें, है ना, बात एक ही होगी, यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा, ठीक है। यह लिपि है ना, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी या फिर ग्रीक। अब देखिए जितने शिलालेख, जो हमने 40 शिलालेखों की, 40 या 40 से ज्यादा शिलालेखों की जो चर्चा की थी, इसमें जितने भारत में पाए जाते हैं शिलालेख, वो सब के सब ब्राह्मी लिपि में, सबके सब ब्राह्मी लिपि में। यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि भारत में अशोक के जितने भी शिलालेख पाए जाते हैं किस लिपि में पाए जाते हैं, ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं, ठीक। अब दूसरी बात रही खरोष्ठी की, है ना। तो खरोष्ठी में जितनी, खरोष्ठी लिपि में जितने भी हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। खरोष्ठी लिपि में पाकिस्तान में, ठीक है, याद रहेगा। पाकिस्तान में जितने भी अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं वो खरोष्ठी लिपि में होते हैं। और अरमाइक वाले जो हैं वह अफगानिस्तान में,
अफगानिस्तान में यह पाए जाते हैं, अरमाइक में। और यूनानी ग्रीक जो है मित्रों, यह एशिया माइनर जितने भी देश हैं, एशिया माइनर देशों में यह पाए जाते हैं ना, यूनानी ग्रीक कहीं। क्योंकि अशोक का जो शासन था, हम लोग आज जिस दृष्टि से हम लोग भारत का नक्शा देखते हैं उतना ही सिर्फ नहीं था। पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल है ना, बांग्लादेश, यह सभी इलाकाओं पर, यह सभी देशों पर अशोक का ही शासन था। तो इसलिए जो इसने अपने अभिलेख लिखवाए वह भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, एशिया के भी कुछ देशों में, तो वो पूरा उन्होंने लिखवाया था। तो जब भारत बन गया तो भारत में जितने भी अशोक के अभिलेख आए उसमें देखा गया सबके सब ब्राह्मी लिपि में थे। पाकिस्तान देश बना तो उसमें जो अभिलेख चले गए वो सबके सब खरोष्ठी में थे। इसी प्रकार से अन्य भी समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इन सभी अभिलेखों पर मित्रों, यह आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें होता है कि जितना भी अभिलेख हम लोगों को प्राप्त हुआ है, लगभग ज्यादातर अभिलेखों में अशोक ने अपने आप को क्या कहा है, देवानाम प्रिय। यह याद रखिएगा, देवानाम प्रिय है ना, या फिर प्रियदर्शी कहा है, या फिर प्रियदर्शी। यह कहा, यह किसमें है मित्रों, सभी लेखों में लगभग है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि जितने अशोक के अभिलेख हैं लगभग, अब कुछ में जो सभी का मतलब उन अभिलेखों को छोड़ दीजिएगा जिसमें कुछ और लिखा हुआ है, उसको तो हम बताएंगे, लेकिन उतने को छोड़ करके बाकी जितने अभिलेख हैं, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे, अशोक के ज्यादातर या अधिकतर या प्रायः अभिलेखों में इसने अपने को क्या लिखा है, तो देवानाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी लिखा हुआ है। आगे बातें समझ में, ठीक। अब बातें आती है कि इसमें इन्होंने एक काम और किया है कि प्रियदर्शी अब पहली बार अशोक लिखा है। देखिएगा, प्रियदर्शी अशोक है ना, प्रियदर्शी अशोक, ठीक। अब यहां पर देखिए, अभी तक इन्होंने सम्राट का कहीं चर्चा नहीं किया है, लेकिन अब बस सभी अभिलेखों पर इन्होंने देवानाम प्रियदर्शी ही लिखा था। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जहां पर कि इन्होंने प्रियदर्शी अशोक लिख दिया, प्रियदर्शी अशोक लिख दिया, अपना नाम भी लिख दिया। ऐसे कितने अभिलेख हैं मित्रों, 4 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। पहला गुर्जरा का अभिलेख, दूसरा मास्की का अभिलेख। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इसलिए इसे यह बार बार परीक्षाओं में पूछता है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। तीसरा नेत्तुर का अभिलेख, और चौथा उदयगोलान। अभी मित्रों हम लोग यह सब तो पढ़ेंगे या दोनों के बारे में, लेकिन जो हम बता रहे हैं यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो कि परीक्षा में पूछता है, ठीक। तो गुर्जरा का अभिलेख, मास्की, नेत्तुर, उदयगोलान, यह 4 ऐसे अभिलेख प्राप्त होते हैं जहां पर कि उन्होंने अपने को प्रियदर्शी अशोक कहा है, ठीक। अब इसमें से ऑप्शन में दे करके पूछ सकता है कि अशोक का अभिलेख में किसमें उसने अपने आप को प्रियदर्शी अशोक कहा है, एक इसमें से देगा या चारों 3 दे दे, नीचे लिख दे उपर्युक्त सभी, तो हमें याद रखना है। अब हमें यह भी जान लेते हैं कि यह जो कहां है यह अभिलेख, ठीक है। तो जो गुर्जरा का अभिलेख है यह जो है कि दतिया जिले, कहां पर है मित्रों, दतिया जिला में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। आगे बातें समझ में, यह दतिया जिला मध्य प्रदेश एमपी में मिलता है हमें गुर्जरा का अभिलेख। अब बाकी जो तीनों यह सब अभिलेख हैं, यह तीनों के तीनों कर्नाटक में मिलते हैं, हमें याद करने में आसानी रहेगी। यह तीनों अभिलेख कहाँ मिलते हैं, कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक में भी अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि यह जो है रायचूर जिला, कहां से, रायचूर जिला से यह हमें मास्की का अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें प्रियदर्शी अशोक लिखा हुआ है। दूसरा है बेलांगी, है ना, बेलांगी से प्राप्त होता है, और उदयगोलान का भी इसी बेलांगी से ही प्राप्त होता है।
तो ये तीनों अभिलेख हमें कर्नाटक के रायचूर बेलांगी से प्राप्त होते हैं। बाकी गुजरात का दतिया जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, जहां पर इन्होंने अपने आप को प्रियदर्शी अशोक कहा है। ठीक है मित्रों, यह परीक्षा की दृष्टि से रही बात। अब इसमें एक बातें और भी नोट कर लीजिए, कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां पर सम्राट अशोक ने अपने को सम्राट अशोक लिखवाया है ना, अपने को सम्राट अशोक लिखा है, तो वह अभिलेख है मित्रों भाब्रू। नोट कर लीजिएगा इसको एकदम कि सम्राट अशोक लिखा हुआ, सम्राट अशोक वहां पर पहला ऐसा शिलालेख है जहां पर कि अशोक ने अपने आप को सम्राट अशोक लिखा है। वह कहां है? भाब्रू। भाब्रू का अभिलेख। अब यह कहां पर पड़ता है मित्रों? यह पड़ता है राजस्थान, राजस्थान के जयपुर में, है ना, राजस्थान के जयपुर में भाब्रू बैराट भी इसको बोलते हैं, भाब्रू बैराट, है ना, बैराट। भाब्रू के बैराट का अभिलेख राजस्थान के जयपुर में है, जहां पर यह सम्राट अशोक लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमें तीन चीजें प्राप्त हो जाती हैं कि लगभग उसने देवा नाम प्रियदर्शी सभी लेखों में लिखा है, यानी इन लेखों को छोड़ करके। अब ठीक, अब बाकी प्रियदर्शी अशोक इन चार अभिलेखों में हमें प्राप्त होता है, गुर्जरा, मास्की, नेत्तुर, उदयगोलान, और बाकी सम्राट अशोक सिर्फ लिखा हुआ हमें भाब्रू का अभिलेख प्राप्त होता है, जो राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है मित्रों, तो ये हमें याद रखेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं शिलालेखों में, जो चतुर्दश बृहद शिलालेख थे उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, बिंदुवार, चूंकि उसमें से भी है ना परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो आइए हम लोग अब उसको प्रारंभ करते हैं। क्रमशः पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख। तो मित्रों अच्छा, अब यह जो 14 शिलालेख हैं, पहले इनके बारे में इतना जान लेते हैं कि ये जो 14 शिलालेख हैं कौन से? बृहद शिलालेख। शिलालेखों में भी कौन सा शिलालेख? बृहद शिलालेख, है ना। यह हमें 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं, यह भी परीक्षा का प्रश्न है। 8 स्थान, यह 14 अशोक के 14 बृहद शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं? 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। वह 8 स्थानों का नाम कहिए तो हम लिख देते हैं, आप लोगों को आसानी रहेगी। धौली, है ना, याद करते चलिएगा। शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, और ये आपका शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है ना। शहबाजगढ़ी पेशावर के पाकिस्तान में है, पेशावर के पाकिस्तान में पहला, दूसरा। और ये जो धौली है याद रहे उड़ीसा, कहां पर है? उड़ीसा, उड़ीसा के धौली में है। चौथा, तीसरा मानसेहरा, है ना, मानसेहरा, यह भी आपके पाकिस्तान में है। ठीक, चौथा है आपका कालसी, चौथा है कालसी, यह जो है आपके उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड देहरादून। ठीक मित्रों, पांचवा जो है वह प्राप्त होता है जौगढ़, जौगढ़, यह भी उड़ीसा, है ना, यह भी कहां पर है? उड़ीसा। छठवां जो प्राप्त होता है सोपारा, महाराष्ट्र, है ना, सोपारा, महाराष्ट्र। सातवां जो प्राप्त होता है वह है एरागुडी, एरागुडी, यह है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आठवां स्थान जो है वह है गिरनार, गिरनार, यह जो है कि पड़ता है आपका जूनागढ़, कठियावाड़, गुजरात, है ना। यह तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों, गिरनार। यह 7वां व 8वां वाला जो गिरनार स्थान है, गिरनार की पहाड़ी है, इसी में जूनागढ़ का भी अभिलेख है ना। इसको भी बड़ा विस्तृत ढंग से पढ़ना होगा, सिलेबस में भी जूनागढ़ का अभिलेख, स्कंदगुप्त का अभिलेख, रुद्रदामन वाला अभिलेख यह शामिल है। तो इसको हम लोग विधिवत इसके लिए अलग से देखेंगे, या समय मिलेगा तो आज ही देख लेंगे। ठीक, तो ये 8 स्थान है।
इस 8 स्थानों से मित्रों धौली, शहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जौगढ़, सोपारा, येरागुड़ी, गिरनार, इन 8 स्थानों से हमें ये 14 बृहद शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक एक शिलालेखों का बृहद में से एक एक शिलालेखों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, कि उसमें क्या क्या प्रमुख बातें लिखी हुई हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। चतुर्दश शिलालेख है ना, चतुर्दश शिलालेख में पहला पढ़ना है हम लोगों को। पहला में देखिए क्या कहे कि बलि, पशु बलि निंदा। पहले में इन्होंने क्या कहा है कि पशु बलि निंदा। यह बहुत ही फेमस प्रश्न है मित्रों। यह इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है कि अशोक ने कौन से अभिलेख में पशु बलि की निंदा की है, कौन से अभिलेख में पशु बलि की निंदा की है। तो यह जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऑप्शन में दे देगा। तो पहले में पशु बलि निंदा की है। यह हमें प्राप्त कहाँ होता है, तो यह हमें देखिए धौली से प्राप्त होता है जो कि उड़ीसा में है ना। यह हमें धौली से प्राप्त होता है जो कि उड़ीसा में है। अब इनके जो दूसरे नंबर का जो हमें प्राप्त होता है अभिलेख, इसमें देखिए, इसमें एक ऐसा यह अभिलेख था जिसमें पशु एवं मनुष्य के चिकित्सा की बात हुई थी। मनुष्य की चिकित्सा, ठीक, इसमें पशु एवं मनुष्य की चिकित्सा की चर्चा हुई है जो कि दूसरे अभिलेख में है यह इसमें। और यह आप लोगों को शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में प्राप्त होता है। इसमें यह ऐसा पहला अभिलेख है मित्रों अशोक का, क्या ऐसे भी कह लें, जिसमें कि पशुओं की चिकित्सा की चर्चा हुई है। मनुष्यों की चिकित्सा के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा की चर्चा हुई है। और भी इसमें अशोक ने जैसे कि अपनी प्रजाओं के लिए कुआं खुदवाना का, उसका छायादार वृक्षों को लगवाना, सड़क का निर्माण करना इत्यादि सभी का इसमें चर्चा किया हुए है दूसरे अभिलेख में। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे अभिलेख की। ठीक, अब तीसरे अभिलेख में इन्होंने क्या चीज लिखवाए हैं, तो देखिए तीसरे अभिलेख में मित्रों इन्होंने 3 अधिकारी नियुक्त किए हैं। कितने अधिकारी? 3 अधिकारी नियुक्त किए, यह याद रखिएगा। 3 अधिकारी के नियुक्त महामात्र, अधिकारी को ही महामात्र कहते हैं। या 3 महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है। पहला राजुक, पहला क्या है? राजुक। दूसरा युक्तक, दूसरा युक्तक। तीसरा प्रदेशक, तीसरा प्रदेशक। जिसमें से राजुक जो है सबसे श्रेष्ठ अधिकारी होता था। राजुक सबसे श्रेष्ठ अधिकारी होता था। यह 3 अधिकारियों के नियुक्त होने की तीसरे शिलालेख में उन्होंने चर्चा किया है सम्राट अशोक ने। और यह जो अधिकारी होते थे हर 5 साल पे, कितने साल पे? हर 5 वर्ष पे धर्म प्रचार के लिए इनको बाहर भेजा जाता था। ऐसी चर्चा यह तीसरे शिलालेख में है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग चौथे शिलालेख की कि चौथे शिलालेख में इन्होंने क्या किया है। तो मित्रों चौथे शिलालेख भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे शिलालेख में यह भेरी घोष, याद रखिएगा, यह भेरी घोष के जगह क्या इन्होंने कहा? धम्म घोष की चर्चा की है। भेरी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा की है। भेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा को कहा नहीं नहीं ये घोषणा अब ठीक नहीं है क्योंकि उसका तो हृदय परिवर्तन हो चुका था। तो कहा इसकी जगह पर आप लोग धम्म की घोषणा कीजिए, धम्म की चर्चा कीजिए। तो युद्ध की जगह पर धर्म की जो घोषणा हुई है वह चौथे अभिलेख में है इसके। अब हम लोग 5वें अभिलेख की बात करते हैं कि 5वें अभिलेख में क्या है। तो यहाँ पर 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति, किसकी? धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति।
ठीक है। धम्म महामात्र अर्थात धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा 5वें अभिलेख में हुई है। ठीक है मित्रों, ये रहा 5। अब अच्छा, 6वां अभिलेख। अब 6वें अभिलेख की देख लिया जाए। इसमें देखिए, जो ये धम्म महामात्र और ये जो तीनों अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा किए थे ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो तीनों अधिकारियों की और फिर धम्म महामात्र की नियुक्ति किए थे, तो 6वें अभिलेख में इन्होंने यह लिखवा दिया कि ये जितने भी अधिकारी हैं, ये मुझसे कभी भी कहीं भी एनी टाइम मिल सकते हैं। अगर मैं जरूरी काम में हूं, आराम कर रहा हूं, सोया हूं, निद्रा में हूं, स्नान कभी भी हूं, कहीं भी, तो अगर ये प्रजा के हित की जब बात आती है तो ये अधिकारी हमसे कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। इसलिए ये इसमें जो है कि जन कल्याण है ना, इसमें जन कल्याण और सर्वलोक हित, और यह कहा गया कि ये धम्म अधिकारी जो है, धम्म महामात्र अधिकारी हमसे कभी भी प्रजा कल्याण के लिए मिल सकते हैं। ये बात इसमें रही। ठीक मित्रों, इसका अगर आप लोगों को आवश्यकता हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग 7वें की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां अभिलेख मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7वां अभिलेख अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए थे उसमें से सबसे बड़ा अभिलेख कोई है तो वह है 7वां अभिलेख। सबसे बृहद है ना, सबसे बड़ा अभिलेख। यह आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख या अभिलेख कह लें, अब ये तो पूरा अभिलेखों में है, चाहे वह शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, सब में से सबसे बड़ा जो हमें प्राप्त होता है शिलालेख इनका 7वां वाला अभिलेख इनका सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा भी है, उसकी भी चर्चा हम लोग ये कर लेंगे, जो लुम्बिनी के नेपाल में पाया जाता है ना, उसकी भी चर्चा, जो रुमनदेही है उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात कही है, याद रखिएगा, धार्मिक सहिष्णुता। याद रहे मित्रों कि जो यह अशोक था, यह कभी भी बौद्ध धर्म के प्रचार तो करते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने यह नहीं कहा, जबरदस्ती नहीं किया कि आप बौद्ध धर्म ही अपनाइए। इनका यह कहना था कि जो चाहे, जिसको चाहे उस धर्म को अपनाए, लेकिन सभी धर्मों में धार्मिक सहिष्णुता रहे और सभी धर्मों में समन्वय बना रहे, सभी धर्मों में समन्वय बना रहे, ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनका कहना था। 7वें अभिलेख में, जो कि सबसे बड़ा भी अभिलेख था। अब हम लोग इनके चलते हैं 8वें अभिलेख में। इसमें देखिए 8वें अभिलेख में धम्म यात्रा की चर्चा किए हैं। यह धम्म यात्रा भी मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा आखेट के बदले धम्म यात्रा को अपनाइए। लोग आखेट खेलने जाते हैं, 2 दिन 4 दिन तक राजा लोग आखेट ही खेलने रह जाते हैं, शिकारी खेलने रह जाते हैं, ठीक है, उसमें पशुओं के बलि करते हैं। तो पशु बलि की निंदा तो इन्होंने पहले अभिलेख में कर ही दिया। तो इसमें कहा कि जो धम्म यात्रा है, यह आप लोग एक काम कीजिए कि आखेट के बदले धम्म यात्रा प्रारंभ कीजिए। आखेट के बदले में क्या कीजिए, धम्म यात्रा, अर्थात आखेट खेलने मत जाइए, आप लोग धम्म यात्रा पर जाइए। अशोक खुद ही जो है कि धम्म यात्रा पर गया था। वह जो है 2 बार धम्म यात्रा पर निकला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक गया में गया था और एक लुम्बिनी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों कि अशोक कौन से 2 धम्म यात्राओं पर निकला था, या कितनी धम्म यात्रा की थी, 2। कौन से 2 धर्म यात्रा पर निकला था, एक गया और एक लुम्बिनी। और अगर अंदर से पूछे कि अशोक जो है कि यह कब जो है, यह अशोक कब जो है कि यह गया में गया था, तो अपना जो है कि जब वह राज्याभिषेक करता है तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, है ना। अगर यह पूछ दे परीक्षा में अशोक राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में गया धम्म यात्रा पर निकला, तो 10वें वर्ष। और लुम्बिनी कब गया था, 20वें वर्ष, है ना। अब जरा यहां पर याद रखिएगा, देखिए अब यह इसमें इस अभिलेख में जो चर्चा हुई है, एक अभिलेख की चर्चा जो धम्म यात्रा अब आरंभ कब की थी,
धम्म यात्रा आरंभ कब की थी? तो ये इसके लिए भी है, देखिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष है ना, ये धम्म यात्रा प्रारंभ की थी। याद रहे, धम्म यात्रा कब प्रारंभ की थी? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अच्छा, अब जो कलिंग का युद्ध भी हुआ था मित्रों, यह भी याद रहे, जो कलिंग का युद्ध इसने किया था यह भी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही किया था। ठीक, कलिंग का जो युद्ध किया, जब राज्याभिषेक इसका हो जाता है तो उसके 8वें वर्ष यह कलिंग का युद्ध करता है, जिसमें नरसंहार हुआ, रक्तपात हुआ, रक्त की नदियां बही, लाखों लोग उसमें मारे गए। उसी को देख करके इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो जब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये कलिंग युद्ध करता है अशोक, और ठीक 8वें वर्ष ही तुरंत जब इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है तो बौद्ध दीक्षा ग्रहण करता है, और उसी समय कहता है कि धम्म यात्रा प्रारंभ कर देता है। कहता आखेट के बदले धम्म यात्रा कीजिए, आखेट के बदले धम्म यात्रा कीजिए। ऐसा इसने 8वें अभिलेख में अपना प्रारंभ किया है। और ठीक अब देखिएगा, 8वें वर्ष इसने कलिंग का युद्ध किया, उसी समय 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने धम्म यात्रा प्रारंभ कर दी। और अपने अपने गया वह 10वें वर्ष गया। किसके? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, है ना, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया। अब यहां पर आप लोग याद कर लीजिए कि 8वें वर्ष में युद्ध हुआ, 2 साल के बाद यह धम्म यात्रा पर निकला, गया में गया। यह 2 प्रमुख स्थान रहे हैं बुद्ध जी के जीवन से जुड़े हुए, इसलिए यह 2 जगह पे धम्म यात्रा पर निकले। और ठीक अब इसी राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है यह लुम्बिनी में जाता है। अब इसमें से कैसे भी परीक्षा में से प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है, इसलिए इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है कि ये हो गया, अब हम लोग 9वें पर चलते हैं। 9वां अभिलेख, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। 9वां अभिलेख यह है त्योहारों पर प्रतिबंध। त्योहारों पर प्रतिबंध कौन से अभिलेख में मिलता है? अशोक के किस अभिलेख में उसने त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, शासनादेश जारी कर दिया लिखवा करके कि त्योहार न मनाया जाए? कौन से अभिलेख में? 9वें। अब यह याद भी करना रहेगा। अब मान लेते हैं नवरात्रि का त्योहार है ना, नवरात्रि का त्योहार बड़े आराम से याद हो जाएगा। नवरात्रि का जो त्योहार है, त्योहारों पर ये प्रतिबंध 9वें अभिलेख में, आराम से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आराम से याद हो जाएगा। ये इसमें त्योहारों पर ही नहीं, जैसे उसने कहा दिवाली मत ये मनाइए, दशहरा, जन्म दिवस, है ना, इस पे फालतू फिजूल खर्ची होता है, इसलिए इसने प्रतिबंध लगवा दिया। और इसका कोई भी बात नहीं था, कहा कि ये फालतू खर्च होते हैं इसलिए इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक, ये 9वें पर त्योहारों पर ये प्रतिबंध रहा। अब हम लोग 10वां देखते हैं। 10वां शिलालेख, उसमें क्या वर्णित है? ये 9वां वाला मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। 9वें पर उसने प्रतिबंध लगाया। अब देखिए 10वां देखते हैं। 10वां में है कि ब्राह्मणों तथा जो श्रमण है उनके बीच समन्वय रखना, है ना। ब्राह्मण तथा श्रमण, इनमें क्या करना? दोनों में समन्वय, दोनों में क्या करना है? समन्वय भाव रखना, समान भाव रखना, या हम कह लें समान भाव रखना। दोनों में समान भाव रखने की जो बात है वो 10वें शिलालेख में कहे इन्होंने। अब हम लोग बात करते हैं 11वें की। इसमें देखिए धम्म की व्याख्या, धम्म की व्याख्या कौन से शिलालेख में मिलती है? 11वें में। और इसी में एक बात और भी लिखी है कि जितने भी मेरे अधिकारी हैं, मेरे जो भी अधिकारी हैं, यह ब्राह्मणों को न सतावें, है ना, ब्राह्मणों को न सतावें। अब यह आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों को नहीं सताने का निवेदन किया है,
तो 11वें अभिलेख में। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं 12वां अभिलेख। ठीक, 12वां अभिलेख में देखिए स्त्री महामात्र की नियुक्ति। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। स्त्री के लिए अधिकारियों महामात्र की नियुक्ति की जो बात हुई है वह 12वें अभिलेख में है। अब बात आती है 13वें अभिलेख की। 13वें अभिलेख में जो 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध किया था, है ना, कलिंग युद्ध की किया था, उसकी चर्चा किया है। ये कलिंग युद्ध पर की चर्चा और उसका विजय के बारे में, और फिर हृदय परिवर्तन, है ना, हृदय परिवर्तन की चर्चा ये 13वें अभिलेख में किया है। तो यह तो बड़ा ही फेमस से फेमस प्रश्न है ये 13वां, है ना, कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक ने किस अभिलेख में की है। पता नहीं कौन कौन से परीक्षा, यूं कह लें जहां पर भी अशोक धर्म इतिहास की बात आती है, अभिलेख की बात आती है, वहीं पर यह प्रश्न उठा करके पूछ दिया जाता है। यह तो इतना महत्वपूर्ण यह प्रश्न है ना। कलिंग युद्ध विजय या हृदय परिवर्तन, किस अभिलेख में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, चर्चा है किस अभिलेख में, तो 13वें अभिलेख में, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसे हम लोगों को याद ही कर लेने में भलाई होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो समझिए कि हम अपने आप को सभी लोग क्षमा नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब 14वां जो है इसका, इसमें इस शिलालेख में 13 जितने श्लोक शिलालेख हैं, 14, उन सबों की जो त्रुटि हुई है उसको सुधारा गया है, त्रुटि को सुधारा गया है। अब बातें समझ में आ गई सभी में कि इसकी भी चर्चा है, प्लस 13 में जो त्रुटि हुई होगी उसको सुधारा गया है। इसमें अशोक ने भी लिखवा दिया है कि इसमें जो भी त्रुटि होगी उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जो लिखने वाला था मैंने उसको बोल दिया था लिखने के लिए, वो हो सकता है गलत लिख दिया, तो उसके लिए जिम्मेदार वह है। तो इस प्रकार से 14 बृहद अभिलेख हैं, इनके शिलालेख हैं अशोक के। तो मित्रों इन 14 शिलालेख के बारे में हम लोगों को बृहद रूप से पढ़ लेने की आवश्यकता है। अब कुछ इसके जो लघु शिलालेख हैं अशोक के, ठीक है, उसको भी नाम को देख लेते हैं। जो लघु शिलालेख हैं थोड़ा सा ना, उनके बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है ना। लघु शिलालेख इसलिए कि मुख्य ही शिलालेख की बात हुई है, मुख्य शिलालेख ही सिलेबस में है। तो इसमें देखिए एक रूपनाथ का है, रूपनाथ शिलालेख, है ना। इसका जो है कि ये जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर में। एक जो वो उसकी भी हम लोग जो बात किए थे गुर्जरा, याद है ना, यह लघु शिलालेख में आता है, गुर्जरा का अभिलेख, है ना, शिलालेख, जो कि हम लोग क्या पढ़े थे इसको, यह कहां पर है? दतिया, मध्य प्रदेश। यह शिलालेख में आता है, यह लघु शिलालेख के अंतर्गत आता है। लेकिन इसी गुर्जरा में किसकी चर्चा हुई थी? जिसमें उसने अपने आप को देवा नाम प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी अशोक कहा है, इसी गुर्जरा अभिलेख में, जो कि लघु शिलालेख के अंतर्गत आता है। अब इसी में भाब्रू भी आता है, याद कर लीजिएगा, यह भाब्रू जो अभी जिसमें सम्राट अशोक इसने अपने आप को कहा है, जो कि आप लोगों को अभी चर्चा पहले हो चुकी थी। ठीक, अब अगला इसका है देखिए मास्की भी, यह भी जो है कि चर्चा हो चुकी है, यह भी जो है कि आपका लघु शिलालेख में ही आता है। सहस्राम, यह आपके शाहाबाद बिहार में पड़ता है ना, शाहाबाद बिहार में। ठीक, यह शाहाबाद बिहार में पड़ता है। तो यह भी लघु शिलालेख के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से अन्य भी बहुत से शिलालेख हैं, ठीक है, लघु वाले। तो शिलालेख में इतने ही हैं। अब बाकी जो अन्य उनके लघु शिलालेख हैं वो उतने प्रमुख हैं नहीं, क्योंकि हम लोगों को मुख्य शिलालेख ही पढ़ना था, तो हम लोगों ने शिलालेख वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे स्तंभलेख की, है ना, जो 7 बृहद स्तंभलेख हैं। ठीक, 7 बृहद स्तंभलेख अशोक के।
अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन अब करेंगे, क्योंकि शिलालेख में बृहद जो 14 हमारे ख्याल से वही मुख्य होंगे, और जो लघु हैं, लघु शिलालेख जो हम लोगों ने देखा उसमें हमको नहीं लगता है कि प्रश्न पूछेगा हम लोगों में, ठीक। लेकिन अब 7 बृहद स्तंभ लेख ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न पूछता है। तो आइए इनको देखते हैं। इन 7 में मित्रों जो सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है एक दिल्ली में, है ना, दिल्ली में अभिलेख है एक। ये जो है कि पहले कहाँ था, टोपरा में, याद रहे यह पहले टोपरा में था। यह टोपरा कहाँ पड़ता है, तो यह आपको हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में, है ना, इतना याद रखिएगा मित्रों। पहला जो अभिलेख है पहले वह टोपरा में था, जो कि हरियाणा के राज्य में, आधुनिक हरियाणा में पड़ता था। लेकिन इसे क्या किया, कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, किसने, फिरोज शाह तुगलक, जिसका की शासन हम 1351 से लेकर के लगभग 1388 ईस्वी तक मानते हैं, है ना। इसने क्या काम किया, इस टोपरा से इस स्तंभ लेख को उखड़वा करके दिल्ली ले आया, अपने राजधानी क्या किया इसने, दिल्ली ला करके लगवा दिया, है ना, एक फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, अब ये जो दूसरा अभिलेख यह भी प्राप्त होता है हमें दिल्ली में ही, अब आज के समय में दिल्ली में। लेकिन अशोक ने इसे दिल्ली में नहीं खुदवाया था, दिल्ली में नहीं लगवाया था। दूसरा वाला जो कहां था, ये मेरठ में था, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने अपने इस शासनकाल में, अब चाहे जब मान लेते हैं 51 से लेकर 88 तक उसका शासनकाल रहा, जिस वर्ष में भी मान लेते हैं, उसने इस दिल्ली मेरठ वाले भी अभिलेख को उठा करके ले गया दिल्ली। तो ये जो दोनों स्तंभ लेख हमें बृहद वाले प्राप्त होते हैं आधुनिक समय में दिल्ली में ही। अब इसको पता नहीं कौन से ऐसी आवश्यकता आन पड़ी, कितना बृहद स्तंभ लेख को उखड़वाया, सोचिए कि कितने हाथियों का प्रयोग किया होगा, कितने दिन में यह टोपरा और मेरठ से इसको ले जाकर के दिल्ली में लगवा दिया। ठीक है, चलिए अब इसके लिए मित्रों, अच्छा अब जो तीसरा वाला जो अभिलेख ये देखिए, तीसरा वाला अभिलेख है रूमनदेही अभिलेख, रूमनदेही अभिलेख। यह कहां पड़ता है, लुम्बिनी। यह याद रहे मित्रों, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना, लुम्बिनी में पड़ता है, जो कि नेपाल में स्थित है। और इसलिए इस अभिलेख की खासियत है कि यह सबसे छोटा है, सबसे छोटा। अब बातें आ गई यहीं पर। अब बताइए परीक्षा की दृष्टि से 2 प्रश्न, सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, सबसे बड़ा अभिलेख सम्राट अशोक का कौन है, 7वां अभिलेख, अभी पढ़ चुके हम लोग। और जो सबसे छोटा अभिलेख है वह रूमनदेही का स्तंभ लेख है, रूमनदेही का स्तंभ लेख है, यह सबसे छोटा अभिलेख है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम लोगों को इसे भी याद कर लेना है, ठीक। अब जो चौथा अभिलेख हमें मित्रों प्राप्त होता है वह पहले कहां था, अब फिलहाल कहां पर है, तो हम लोग पहले अब इस समय वाला लिख लेते हैं। इस समय इसको कहां पर हमें मिलता है, प्रयागराज इलाहाबाद, है ना, प्रयागराज इलाहाबाद। लेकिन यह क्या पहले से ही वहां पर था, नहीं, यह कहां था, कौशांबी में, यह कौशांबी में था, जिसको कि अकबर ने, किसने किया, अकबर ने अपने शासनकाल में इसको कौशांबी से उठवा करके प्रयागराज ले गया, है ना, प्रयागराज में ले जाके स्थापित अब करवा दिया। जब अशोक का शासनकाल था तो उस समय कौशांबी ही ज्यादा शहर या नगर माना जाता था। प्रयागराज जो इलाहाबाद है वह उतना बृहद नहीं था, उतना जो है कि डेवलप नहीं था, इसलिए सम्राट ने, अशोक ने कौशांबी में अभिलेख लिखवाया। लेकिन अकबर के समय आते आते 1600 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज चर्चित हो गया या डेवलप कर गया, इसने उस अभिलेख को उठा करके ले जाकर के कौशांबी में लगवा दिया, ठीक। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है मित्रों, क्योंकि इसको जो है, इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। किसका अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं, है ना। यह
परीक्षा का बहुत ही फेमस प्रश्न है मित्रों, इसे याद ही कर लीजिए। अगर ये गलत हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। रानी का अभिलेख किसको कहते हैं? कौशाम्बी के अभिलेख को या प्रयागराज के अभिलेख को, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? कौन सी रानी का कहते हैं? कारुवाकी। कारुवाकी यह रानी का नाम था। कहा जाता है कि बड़ा प्रिय पत्नी थी अशोक की कारुवाकी, जिसके की दान, इसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख इसी कौशाम्बी वाले अभिलेख में महाराजा सम्राट अशोक ने किया था। कौशाम्बी वाले अभिलेख में कि जो इनकी पत्नी कारुवाकी थी यह दान देती थी बहुत, तो इनकी भी चर्चा है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक, अब बाकी देखिए 3 अभिलेख हैं। अभी 4 पढ़े हम लोग, बचे कितने? 7 ही बृहद स्तंभ अभिलेख पढ़ना था, 3 बच गए, है ना। वो तीनों जो हैं बिहार के चंपारण में है, बिहार के चंपारण में, है ना। लेकिन चंपारण में भी तीनों 3 जगह पर हैं। एक रामपुरवा में पड़ता है, ठीक है, यह पहला यानी कि 5वां, और जो 6वां मिलता है लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, और जो हमें 7वां मिलता है वह है लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों जो हमने कहा, तो यह 5वां रहा या 6वां या 7वां, यह तीनों जो है बिहार के चंपारण में है। लेकिन चंपारण में क्या अभी एक ही जगह तो नहीं खोद दिया जाएगा। चंपारण में एक रामपुरवा में पड़ता है, एक लौरिया राज में पड़ता है, एक लौरिया नंदगढ़ में पड़ता है। ये तीनों में स्तंभ लेख यह 3 ठो मिलते हैं, जो कि थोड़े से बड़े बड़े बृहद स्तंभ लेख हैं। इसमें से ये हम लोगों को याद करने वाली चीज है लौरिया नंदगढ़। यह किस लिए? क्योंकि इसमें मोर का चित्र बना हुआ है। यह पूछता है मोर का चित्र, कि मोर का चित्र अशोक के किस स्तंभ लेख पर है। 4 ठो नाम उठा करके दे देगा तो लौरिया नंदगढ़ पे है ना। यह इस पे मोर का चित्र बना हुआ है। तो इस प्रकार से 4 बृहद शिलालेख हुए, 4 बृहद स्तंभ लेख हुए। अब इसमें से हम लोग जो लघु स्तंभ लेख की भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, जो लघु स्तंभ लेख हैं कुछ, ठीक। वह ये तो मित्रों सातों के सातों महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से पूछता है जगह, और बाकी जो इसमें की जो ये बातें हुई वह। अब हम लोग जो लघु वाले में देख लेते हैं लघु स्तंभ लेख, ठीक। लघु स्तंभ लेख में मित्रों एक सांची का स्तंभ लेख है। कहाँ का? सांची का। आप लोग जानते होंगे, इसका नाम अवश्य सुना होगा। मध्य प्रदेश के यह रायसेन जिले में है ना। कहां पर है? यह रायसेन जिले में, ठीक। यह जो कि महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत से शिलालेख हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा सारनाथ, यह सभी लोग जानते होंगे। दूसरा सारनाथ जो कि वाराणसी के उत्तर प्रदेश में है ना, सभी लोग जानते हैं। तीसरा जो है कि है निगलीवा, यह भी परीक्षा में पूछ चुका है मित्रों, निगलीवा को भी, है ना। इसलिए इसे भी हम लोग याद रखेंगे। यह लघु शिलालेख है, जो कि यह नेपाल की तराई में हमें मिलता है। नेपाल की तराई में हमें यह प्राप्त होता है। 14वां जो स्तंभ लेख है इसका लघु वाला, ब्रह्मगिरी, और चौथा ब्रह्मगिरी, यह हमें जो प्राप्त होता है मैसूर में। कहां पर? यह हमें मैसूर के चीबल दुर्ग में, है ना, याद रहेगा ना, चीबल दुर्ग। अब इसमें से मित्रों यदि कोई पूछेगा तो बस किसी स्तंभ लेख का पूछा जाएगा ये कहां पर है, तो बस ये नाम हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना है। फिर सिद्धगिरी, 5वां सिद्धगिरी नहीं, सिद्धपुर है। सिद्धपुर का स्तंभ लेख, यह जो है कि जो ये ब्रह्मगिरी का मैसूर में चीबल दुर्ग है, इससे महज 1 मील की दूरी पर है, 1 मील दूर है ना।
और भी मान लेते हैं लघु स्तंभ लेख है, लेकिन हम नहीं समझते कि वो ज़्यादा पढ़ना परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होगा, क्योंकि वो नहीं पूछेगा। सिर्फ प्रमुख स्तंभ लेख और प्रमुख शिलालेख के ही था। तो ये मित्रों हम लोग आज प्रमुख स्तंभ लेख और प्रमुख शिलालेख की चर्चा कर लिए। अच्छा, इसमें हमने एक चीज छूट गया कि कौन सा ऐसा कहाँ का शिलालेख है, द्विभाषी शिलालेख कहाँ का है। तो देखिए, यह चूंकि परीक्षा में पूछा है इसलिए हमें याद आ गया, सारे कुना अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कांधार में है ना। यह अफगानिस्तान के कांधार में हमें प्राप्त होता है। इसमें यह दो भाषाओं में, दो लिपियों में हमें प्राप्त होता है। एक तो आर्मेइक या आरमाइक कह लें, और दूसरा ग्रीक कह लें चाहे यूनानी कह लें, है ना। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह मित्रों रहा अशोक के शिलालेख के बारे में आज पढ़े हम लोग। यह अब इसमें हम लोगों को रुद्रदामन का भी पढ़ना है और जो है कि स्कंदगुप्त का भी पढ़ना है। तो उसके लिए अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। मित्रों, मैं अगर इसको आप लोग यदि पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर से कभी भी प्रश्न इधर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ में इत्यादि में पूछेगा। ठीक है मित्रों, नमो नमः।